न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शीबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अमर सेवक अभियान के तहत समुदाय का हुआ सम्मान। सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकी। हमने वैश्विक मंचों पर भारत की उपलब्धियां साझा की। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमर सेवक अभियान के तहत समुदाय का हुआ सम्मान। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी जिले अनंतनाग के एशियन मुकाम क्षेत्र में भारतीय सेना ने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष गुज्जर बरकवाल मेला आयोजित किया। इस आयोजन में उनके साथ साझेदारी रहा प्रमुख गैर सरकारी संगठन M3M फाउंडेशन। ये मेला गुज्जर बरकवाल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और जीवन शैली को सम्मान देने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सेना और NGO द्वारा संयुक्त रूप से किए गए इस आयोजन में स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मेले में पारंपरिक लोकगीत, नृत्य, स्थानीय व्यंजन और बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कई आकर्षक शामिल रहे। इसके अलावा अमर सेवक अभियान के अंतर्गत इस समुदाय के सदस्यों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल GOC विक्टर फोर्स। आदरणीय अतिथि का इस विशेष गुज्जर बकरवाल मेले में दिल से स्वागत करता हूं। यह आयोजन विक्टर फोर्स के मार्गदर्शन में किया, परिस्थितियों में भी देशभक्ति और साहस का परिचय दिया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस मेले का उद्देश्य न केवल आपके सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना है, बल्कि आपके आर्थिक मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन की शोभा बढ़ा रही है। आइए मिलकर इस मेले को एक नई शुरुआत का प्रतीक बनाएं। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आदरणीय GOC विक्टर, DIG साहब साउथ कश्मीर, फर्स्ट सेक्टर के कमांडर साहब एंड अदर डिग्निटरीज एंड ऑफिसर्स फ्रॉम द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। आज का जो ये आयोजन है, ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गुड़गांव बेस्ड M3 गुलाम हसन चीची, अब्दुल माजिद तांत्रे, आप इधर देखिए, हाजी साहब इधर देखिए। सर आप उसको आप दे दें सर, इधर देखिए। और हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जलपान के लिए निर्धारित स्थान पर प्रस्थान करें। चलिए चलिए। और श्याम कितना फोटो हो गया? ओके, सारे पीछे हो जाएं। बाहर से लाइन लगाइए। चलिए, मैं बंद करवा दूंगा ये यहाँ पे, आप बाहर से लाइन लगाइए। चलिए, नहीं आप साहब, आप दिखाइए। कौन सा साहब था? आप क्या आरती यहाँ पे मेडिकल लेके आओ, बनने लेके आओ यहाँ पे।
उस तरफ से निकालो, सुनो, दवाई लेके उस तरफ निकलेंगे, यहाँ बीच में कोई नहीं आएगा। लाइन में लगे। गार्ड कौन सा है? ये किसका गार्ड नहीं होगा? ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। 1 मिनट रुक जाओ, पीछे रहो बाबा, पीछे रहो। ये पकड़ो अपना कार्ड। शबनम अख्तर कौन है? शबनम अख्तर। तो आप अपना कार्ड यहाँ ऐसे छोड़िए मत, आपका कार्ड लाइन से लाइन में लगो, कोई नहीं आएगा लाइन में। पहली तरफ ऑर्गेनाइज और वो थे आ रहा है। ये उतार जो हमारे भाई बहन हैं वो इस सारी स्ट्रिप में है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ बुद्धिज्म का भी असर है। सो ये वादी पहलगाम या लिदर वादी बोलेंगे या अशुगाम की वैली बैठेंगे, ये सूफी और संतों की सरजमीन का बहुत अच्छा नमूना है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 35 ईयर्स की जो हमारी जो टर्बुलेंस हुई है, यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स ने हर मुमकिन कोशिश की। बर्फानी बाबा और दूसरा जो कनेक्टिंग फोर्स है पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए कनेक्टिंग फोर्स है, वो रग्स वग्स बनाने का कुछ करे या इनका लाइफ स्टॉक या ये जो है पोल्ट्री का या डेयरी फार्म या इनको थोड़ा यहाँ पे कमांडर से। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकी। दिल्ली में मुद्रांसी कैंप को हटाए जाने के बाद उठे विवादित पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है तो सरकार और प्रशासन उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। रेखा गुप्ता ने बताया कि मुद्रांसी कैंप बारापुला नाले के किनारे अवैध रूप से बनाया गया था और कोर्ट ने इसे झुग्गी को 4 बार हटाने का आदेश दिया था ताकि नाले की सफाई के लिए भारी मशीनें लगाई जा सके। उन्होंने चेताया कि अगर ये सफाई नहीं हुई तो दिल्ली को फिर से 2023 जैसी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि दिल्ली में 3 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी, जिसमें से एक रेलवे द्वार की थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या 700 करोड़ रुपए की लागत से चल रही परियोजनाओं की जवाबदेही सिर्फ सौरभ भारद्वाज या अरविंद केजरीवाल पर ही डाली जानी चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएँ, वहाँ पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहाँ के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहाँ शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी जहाँ भी
3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए। उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे, जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज़ के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज़ जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं, जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए, आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ, जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे, ऐसी कॉलोनी में हम गलियां नाली खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा, और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। चलने दे भाई, चलने दे ऊपर। दादा पीछे करिएगा, आपका ये आ रहा है, ये किसका है? हिमांशु, फ्लैप फ्लैप पीछे करो, फ्लैप। भाई यार, मोबाइल सेल्फी, ओ लाल टोपी। कोई टोपी नहीं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमने वैश्विक मंचों पर भारत की उपलब्धियां साझा की। दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अंतर्राष्ट्रीय दौरे को लेकर भाजपा सांसद गुलाम अली कटाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने विदेशों में ये स्पष्ट रूप से बताया कि हमने पाकिस्तान के आतंकवाद की फैक्ट्री को कैसे ध्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने वैश्विक समुदाय के साथ गंभीर चर्चा करते हुए भारत की विकास यात्रा और आतंकवाद के खिलाफ सशक्त रणनीति को विस्तार से रखा। इस दौरान पर्यटन के बुनियादी ढांचे, G20 शिखर सम्मेलन, 6 लेन सड़कों और पुल और ऊर्जा की पहली और सबसे अहम लोकतांत्रिक भागीदारी में है भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया। खटाना ने कहा कि प्रवासी समुदाय, मीडिया, थिंक टैंक, संसदों और मंत्रालयों के साथ बातचीत के माध्यम से भारत ने ये संदेश दिया कि वे न केवल आतंकवाद के कैंसर से निपटने में सक्षम रहे, बल्कि विकास और स्थिरता के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया गया, ताकि दुनिया ये समझ सके कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख कितना स्पष्ट और प्रभावी है। ऑपरेशन सिंदूर का जो मैसेज और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, हम यूरोप में गए थे, फ्रांस से हमारा शुरू हुआ था, देन हम इटली गए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने संखली में लगाया जनता दरबार। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संखली में जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया। इस पहल के तहत स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों की बात ध्यान से सुनी, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। प्रमोद सावंत ने कहा, जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना है और शासन को जमीन से जोड़ना है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्वस्थ जल आपूर्ति, रोजगार, पेंशन और भूमि संबंधित मुद्दों को उठाया गया।
MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि में जहर मिलाने वालों पर कार्रवाई होगी, किरोड़ी लाल मीणा बोले। राजस्थान के जयपुर में कृषि उत्पादकों में हो रही मिलावट को लेकर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जताई चिंता और सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कुछ मिट्टी भर लोग जहर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न केवल हमारी सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि किसानों की जमीन को भी बंजर बना सकता है और अंततः किसानों को कर्जे के दलदल में धकेला गया। मंत्री मीणा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, हमें किसी को धमकाया नहीं है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापारी समुदाय से अपील की कि वे बीज और खाद के सैंपल ले और इस काम में सहयोग करे ताकि जिम्मेदारी की पहचान भी की जा सके। उन्होंने ये भी कहा, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ व्यापारियों के बीच भी हो रहा है, लेकिन हम सभी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। मैं तो बड़ा व्यथित हो रहा हूँ। जो देश का अन्नदाता है, हमारा अपना सबका पेट भरता है, उसमें कुछ मुट्ठी भर व्यापारी जहर मिला रहे हैं, जिससे आप भी बीमार हो गए, मैं भी होऊंगा, किसान की जमीन भी बंजर हो जाएगी और किसान पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से टूट जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा। इसलिए कि किसान जो अपनी फसल को माना 100 रुपये में बेचता है और बिजाई के टाइम पर 1000 में 1 किलो का वो मिलता है थैली, और वो भी नकली बीज और नकली खाद भी ऐसा है जिसमें मार्बल का चूरा, सीमेंट और मिट्टी डाल के बना दिया जाए। तो ये मैं व्यापारी भाइयों को कहना चाहूँगा, हैं थोड़े बहुत, लेकिन जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे उनको बाकी के व्यापार मंडलों को भी उन पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारा यहाँ का व्यापारी बड़ा परिश्रमी और नामी गामी है, देश विदेश में मारवाड़ी से व्यापार कर ही रहे हैं। तो जो कुछ थोड़े बहुत लोग हैं उन पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसा मिलावट का खाद, मिलावट का बीज नहीं चलने वाला है। और मैंने जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कार्रवाई किए, उसमें हमने किसी को नहीं धमकाया, गए जांच किए, कोऑपरेट भी किया है व्यापारियों ने। हम सैंपल ले रहे हैं और जो काम का बीज या खाद नहीं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और टेस्ट के बाद में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में रात भर की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। पूर्वी और पश्चिम इम्फाल से सामने आई ताज़ा तस्वीरें बीते रात हुई हिंसा के बाद के हालात को दर्शाती है। राज्य के 5 जिले इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और बिष्णुपुर में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और कंकाची जिले में 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है, यानी धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बिष्णुपुरी जिले में पूर्व कर्फ्यू लागू किया गया है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त गश्त और तलाशी अभियान तेज कर दिए हैं ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे। फिलहाल हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी अफवाह से बचने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी निगरानी रखी जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने मक्का की फसल का हाईवे सर्वेक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से औरैया की यात्रा के दौरान मक्का की फसल का
हवाई सर्वेक्षण किया। ये निरीक्षण हाल ही में मौसम के बदलाव और फसल पर पड़े प्रभावी की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य ये था कि फसल की स्थिति की जमीनी हकीकत को समझा जा सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अतिवृष्टि या कीट हमलों की रिपोर्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सरकार किसानों के साथ खड़ी है और फसल को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नुकसान की सटीक रिपोर्ट तैयार करें और प्रभावित किसानों को त्वरित राहत प्रदान की जाए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस भर्ती में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल। आईजी कानून व्यवस्था अंशुमान सिंह ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कई उम्मीदवारों ने अनैतिक तरीके से परीक्षा में भाग लिया। यह मामला 2023 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा और 2024 में किए गए फिजिकल टेस्ट के दौरान सामने आया है, जब चयन समिति में 5 उम्मीदवारों की पहचान पर शक हुआ। जांच में पता चला कि इन उम्मीदवारों ने जाली या अधूरा अपडेट आधार कार्ड जमा किया था। जांच में आगे बढ़ाने अलग अलग जिलों में कुल 21 मामले सामने आए हैं, जिसमें 22 उम्मीदवार आरोपी पाए गए हैं। आईजी अंशुमान सिंह ने यह भी बताया, शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि आधार कार्ड विक्रेताओं ने पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया और जानबूझकर अधूरी जानकारी के आधार पर आधार कार्ड अपडेट किए गए। इसीलिए आधार कार्ड विक्रेता भी आरोपी बनाए गए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जीडी तथा रेडियो के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की द्वारा लिखित परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी। उसके रिजल्ट के आधार पर जो चयनित उम्मीदवार थे उनका शारीरिक जो परीक्षण है, फिजिकल टेस्ट, उनका चयन शाखा भोपाल के द्वारा 2024 में किया गया था, 16 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। इसमें से जो चयनित उम्मीदवार थे, इसमें एक जो न्यायालय के निर्णय के अलावा 6423 अभ्यर्थियों को इलेक्शन ये जो MP ये कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से रिजल्ट फाइनल करके सभी जिलों को उनका आवंटन रिक्त पदों के आधार पर किया गया था। जिलों को तथा SF की यूनिट्स और अन्य यूनिट्स को उनको किया गया था। इनकी शारीरिक जब परीक्षण के दौरान जो एक अनुभव चयन शाखा को आया था, जिसमें कि 5 अभ्यर्थियों के संबंध में जांच करने पे जानकारी आई थी कि वो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके आधार पर चयन शाखा द्वारा सभी जिलों को सामान्य तौर से जब सिलेक्शन होता है तो उनका मेडिकल और उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर उन लोगों को योग्यता के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और चूंकि एक जो अनुभव रहा था चयन शाखा के, उसके आधार पर उन्होंने अलग से सभी यूनिट्स को ये निर्देश किए थे कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके जो आधार कार्ड हैं, उन आधार कार्ड का एक आधार के अंदर एक फैसिलिटीज रहती है जिसमें कि उसकी आधार वैलिडेशन का आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके की आधार वैलिडेशन लिखित परीक्षा के पहले और लिखित परीक्षा के बाद में चेंज किए गए हैं, वैलिडेशन किया गया है, ऐसे प्रकरणों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जो है वो विस्तार से जांच की जाए। तो इसमें अभी जो कुछ जिलों के द्वारा कार्रवाइयां की गई हैं, तो उसमें ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि जो चयनित उम्मीदवार थे उनके द्वारा लिखित परीक्षा के पहले अपना आधार का वैलिडेशन कराया गया था। उसके जो बायोमेट्रिक्स है वो चेंज कराए गए, मतलब बायोमेट्रिक्स अपडेट कराए थे, फिर उसके लिखित परीक्षा के बाद में फिर उनके द्वारा बायोमेट्रिक चेंज करा गए थे। उस पर उन्होंने जांच कराई, उनके हैंडराइटिंग की, उनके हस्ताक्षर की, उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए गए थे उससे कर्मचारी चयन आयोग से उसकी जानकारी प्राप्त करके और सैंपल राइटिंग करके
उनकी जांच की गई थी। जांच करने पर अलग अलग जिलों में कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि वो भिन्नता पाई गई है। उसके आधार पर उन जिलों में प्रकरण कायम किए गए हैं। अभी तक 21 प्रकरण कायम किए गए हैं जिसमें कि 22 जो अभ्यर्थी हैं वो आरोपी हैं। प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि आधार कार्ड जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा जो है वो जो अभ्यर्थी के और जो सॉल्वर है उनके साथ में जो जानकारी प्राप्त हुई उनको जो उन्होंने वैलिडेशन किया है उसको सही प्रकार से जांच ना करते हुए उसको आधा अधूरा अपडेट किया गया है और जिसके आधार पे उनके आधार कार्ड वैलिडेट हुए थे। उनकी भी जांच की है। कुछ मामलों में अभी जैसे जांच आगे बढ़ी है वहां पर जो आधार कार्ड वेंडर हैं उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सॉल्वर्स के नाम सामने आए हैं, उन सॉल्वर्स को भी इसमें आरोपी बनाया गया, गिरफ्तारी की गई इसके अंदर। चूंकि ये प्रक्रिया अभी लगातार जारी है और इसमें वेरिफिकेशन में अपना समय भी लग रहा है, तो इसलिए एक ये माना गया कि एक बार आप लोगों को उसका जानकारी इसमें आ जाए। इसमें चयन शाखा के द्वारा एक अच्छी जो पहल की गई थी, जो एक एक्स्ट्रा चेक कहना चाहिए, एक्स्ट्रा चेक उन्होंने योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने के समय जो लगाया था उसके आधार पर ये अभी प्रकरण सामने आए हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा PHQ स्तर से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है डे टू डे बेस पे, और चयन शाखा के साथ में अन्य शाखाएं जहां जहां उनको आवश्यकता है उनको निर्देशित किया गया है कि आप इसमें सहयोग कराएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच पूरी गंभीरता से की जाए और इसमें जो भी आरोपी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सलमान खान ने बकरा ईद पर कुछ अंदाज में दी फैंस को ईद, तो धड़क उठा दिल। क्लीन शेव में इंटरनेट पर कहर ढा रहे भाईजान। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने फैंस को ईद दे दी है। 7 जून को जहां पूरा देश भाईजान के बालकनी में आने का इंतजार कर रहा था, वहीं एक्टर ने सोशल मीडिया पर अलग अंदाज में सभी को शुभकामनाएं दी है। बकरा ईद के मौके पर उन्होंने अपनी स्टाइलिंग क्लीन शेव लुक वाली फोटो सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया है। उनकी हल्की मुस्कान फिल्मिक फैन को घायल कर रही है। वे पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं। सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ईद मुबारक। उनके बैकग्राउंड में हरियाली देख ऐसा लग रहा है कि वे अपने फार्म हाउस पर है, जहां ये फोटो खींची गई है। हेयर स्टाइल भी उनका अलग ही दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट में लोग तारीफों के फूल बांध रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी पुरानी फोटो है। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।